क्योंकि देखिए एक तो हो गया इकोनॉमिक एंगल से, साथ साथ वो अपने दोस्तों को ही दुश्मन बनाता जा रहा है। डेनमार्क वॉज वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर्स ऑफ नेटो। नेटो का जब बना था तो डेनमार्क फाउंडिंग था, बाद में नहीं जुड़ा है। और अब तुम डेनमार्क को ही कह रहे हो कि लो जी, मुझसे 1,000 करोड़ $100,000 लीजिए और मुझे ग्रीनमार्क बेच दीजिए, ग्रीनलैंड बेच दीजिए। मतलब ये क्या है? ये कोई बाजार में जाके नेगोशिएशन होने वाली कंट्री थोड़ी है। हड़प लूंगा, हथियार लूंगा, कब्जा कर लूंगा, पपेट सरकार बना लूंगा, डील कर लूंगा। इस तरीके से ट्रंप खेल रहे हैं जिस हिसाब से भारत नहीं खेलता है। तो आज की स्थिति में भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और अंत में मैं एक शब्द और बोलूंगी पूर्णिमा, कि सॉरी बट अंकित जी ने ये बात बोली थी कि यूरोप पहले भी हमारे साथ ये कर चुका है। अंकित जी और मैं आपके सारे दर्शकों को ये कहना चाहूंगी, ये पहले वाला भारत नहीं है, ये नया भारत है। ये जवाब देता है, साइलेंटली जवाब देता है। और जब वो अमेरिका के आगे नहीं झुका तो यूरोप की तो सॉरी बट ये हिमाकत नहीं कर सकते। ईयू आजकल वो तो अपने ही अमेरिका से उनको इतना डर और खतरा बैठा हुआ है कि वो आके हमारे ऊपर वही कर सकें जो उन्होंने आज से 200, 250, 300 साल पहले किया था। ठीक है, अंकित जी इसका जरूर जवाब देंगे। उससे पहले आलोक साय साहब आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि सर आजकल जिस तरीके की परिस्थितियां बन रही हैं और फिर जब ऐसी चर्चाएं होती हैं तो सारी चीज़ें क्लब हो जाती हैं। हम ये बात बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि अमेरिका अपने आप को सबसे मजबूत हथियार बेचने वाला देश मानता है। इस तरीके की जो सिचुएशंस बनी, चाहे आप यूक्रेन रशिया वॉर देख लीजिए, रशिया को दबाने की कोशिश वो हमेशा करता है। फिर अभी जो वेनेजुएला में हुआ, फिर नेटो के टूट की कगार पे आने पे, लेकिन और हमारे साथ, भारत के साथ खास तौर पर हम देखते हैं चीन की अलग विस्तारवादी नीति है। इधर पाकिस्तान हमारा पड़ोसी मुल्क है, बांग्लादेश में वैसी उठापटक मची हुई है। अगर मैं पर्टिकुलरली डिफेंस कोऑपरेशन की बात करूं तो ईयू और भारत के बीच में इस डिफेंस कोऑपरेशन को क्या आप चीन के लिए एक स्ट्रैटेजिक वार्निंग के तौर पर देखते हैं? कितना जरूरी है भारत के लिए डिफेंस कोऑपरेशन को इस देश के साथ आगे ले जाना, और यह भारत के लिए कितना बेनिफिशियल रहेगा? देखिए, डिफेंस के लिए हमें इसको आगे बढ़ाना, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं 2-3 बातें बोलना चाहूंगा। 1 मिनट में जरा मैं ऑडियो को ठीक कर लूं। सर ऑडियो ठीक है वैसे आ रहा है। ओके। तो अभी देखिए, वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, जो जियो पॉलिटिक्स में कई आयाम बदल रहे हैं, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए। अभी मिलानी का क्या स्टेटमेंट आया था इटली के, कि अब समय आ गया है अमेरिका का रुख देख करके कि हम रूस के ज्यादा नजदीक जाएं, अब रूस से बातचीत करें। अमेरिका ने जो रुख अख्तियार किया है पिछले कुछ दिनों में, इससे यूरोपियन यूनियन का भी, उनका भी मोह भंग हुआ है अमेरिका से। और नाटो, अब नाटो को फिर से सोचना पड़ेगा, रियलाइन करना पड़ेगा यूरोपियन कंट्रीज को कि वो अपनी सुरक्षा के लिए किस हद तक अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट रहे। तो ऐसे समय में भारत को जब वेस्टर्न टेक्नोलॉजी की जरूरत है, अमेरिका से हमें वो नहीं मिलेगी, तो निश्चित रूप से यूरोपियन यूनियन हमारे लिए एक ऑल्टरनेटिव है। और वही एक सेकंड ऑल्टरनेटिव हमारे पास बचता है, क्योंकि कई चीजों में हम रशियन टेक्नोलॉजी हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। जैसे देखिए, मैं आपको बता रहा हूं कि इवन वेपन्स में भी कई ऐसे वेस्टर्न वेपन्स हैं जिनकी टेक्नोलॉजी काफी अच्छी है। जैसे हमने राफेल लिया, अभी हमने देखिए पनडुब्बी में हमने जर्मनी से बातचीत शुरू की है। उनका जो पनडुब्बी का जो टेक्नोलॉजी है इंजन का, वो काफी सुपीरियर है दूसरे देशों के तुलना में। उनका जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन सिस्टम है, उससे वो काफी देर तक पनडुब्बियां जमीन के अंदर रह सकती हैं। उसमें स्टील्थ टेक्नोलॉजी उसकी बेटर है। तो हम अभी देखिए, फ्रांस के साथ जो हमारा करार था 6 पनडुब्बियों का, उसमें हमने 3 ले लिया और 3 को अब रोक करके हम जर्मनी से लेने जा रहे हैं। तो जर्मनी की टेक्नोलॉजी, फ्रांस की टेक्नोलॉजी, यूरोपियन यूनियन के जितने भी देशों की टेक्नोलॉजी अच्छी होगी, हम उनके तरफ मुड़ेंगे। और ये क्लियर सिग्नलिंग है अमेरिका को कि आप अगर इस तरह से दादागिरी कीजिएगा तो यूरोपियन यूनियन और भारत और इस तरह के न्यूट्रल जो कंट्रीज हैं, वो अलग तरह के अलाइनमेंट विश्व में बनाएंगे। उनको अपने भी हितों की रक्षा करनी है। और यूरोपियन यूनियन से जहां तक बात है, हमारे साथ उनका ट्रेड व्यापार काफी बड़ा रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। जैसा कि अवस्थी जी ने बोला, 160 बिलियन यूरो का हमारा उनके साथ ट्रेड है। भारत का जो टोटल ट्रेड है वो 17.5% यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा होता रहा है। तो हम उसको क्यों नहीं बढ़ाएंगे? जब अमेरिका इस तरह का
इस तरह का रुख अख्तियार कर रहा है, तो हमको भी तो अपने हित देखने हैं। इस पर एक आलोक साय साहब, मेरा एक आपसे इस पर एक काउंटर क्वेश्चन है, क्योंकि आपने टेक्नोलॉजी की बात की सर, हमें यह भी समझना होगा कि बहुत सारे ऐसे देश हैं, फिर आप उसमें रूस भी इंक्लूड कर लीजिए, जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से बचते हैं। हमने पिछले कुछ समय में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जरूर कुछ डील्स की हैं, लेकिन ईयू जब बात करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, तो वो ट्रांसफर वाकई में गंभीरता के साथ है, या वो भी सेल के मद्देनजर ही है कि हम अपनी बस बेच दें बस? नहीं पूर्णिमा जी, हमने अपना रुख तो बड़ा साफ कर दिया भारत सरकार ने कि अब हम जो भी चीज खरीदेंगे, जो भी बड़ी डील होगी, वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ ही होगी। देखिए, फ्रांस के साथ भी हमने डील किया, रफाल के साथ किया, हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ डील किया। जो भी बड़ी डील अब हम करेंगे, हम टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ करेंगे, और जो विदेशी ताकतें हैं वो भारत को इग्नोर नहीं करेंगे, क्योंकि भारत सबसे बड़ा मार्केट है आज के डेट में। इवन डिफेंस में हम जिस लेवल पे हमें प्रोक्योरमेंट की जरूरत है, कोई बड़े विश्व शक्तियां इसको इग्नोर नहीं कर सकती हैं। उनको भी अपनी आर्थिक नीतियों को ध्यान में रखना है, उनके हितों को ध्यान में रखना है। तो रूस और यूरोपियन यूनियन के बड़ी बड़ी शक्तियां, जिनके पास अलग अलग तरह की डिफेंस टेक्नोलॉजीज है, आप ये विश्वास रखिए पूर्णिमा जी, आने वाले कुछ ही दिनों में आप कई और भी चीजें सुनने को आपको मिलेंगे, और भारत अपना सेफ्टी वॉल क्रिएट कर रहा है इस टैरिफ से बच करके, और कैसे हम अपने उन्नति में जो बाधक बनने की कोशिश कर रहे हैं कोई देश, वो उसको हम कई सेफ्टी वॉल्स खोल करके, और भारत अपनी उन्नति की दिशा पे अग्रसर रहेगा, उसी के दिशा में ये प्रयास है। जी हाँ, ठीक है सर, लेकिन फिर नेटो की भी पॉलिटिक्स है ना, उसको भी तो समझना होगा। नेटो में भी बहुत सारे देश हैं, उसकी अपनी पॉलिटिक्स है। नेटो भी अब नेटो का भी अब उनका भी अब दिल खुल रहा है, उनको भी अब समझ में आ रहा है कि दूरगामी जो अलाइनमेंट है वो अच्छा होगा कि हम भारत को साथ लेके चलें। ठीक है सर, अलग अलग पर्सपेक्टिव अमेरिका की हमने ईयू के साथ तो हमारी साझेदारी उस पर भी चर्चा कर ली, और जो बात हमारे फॉरेन एक्सपर्ट की तरफ से उठाई गई थी उसका भी मैं आपसे काउंटर लूंगी। लेकिन चाइना के साथ डी रिस्किंग के फैक्टर में यूरोप को कितनी जरूरत है आने की, क्योंकि बहुत सारी चीजें बदल रही हैं सर, और जो भी देश बढ़ रहा है, जैसे भारत देश बढ़ रहा है, तो जाहिर बात है कि बाकी के देश ये हंसी खुशी तो देख नहीं पाएंगे कि भारत बढ़ रहा है। तो कैसे हम परेशान करें भारत को, कैसे उसकी उस ग्रोथ में हम हर्डल पैदा करें, सम वे और द अदर। इसकी कोशिश ये तमाम देश करेंगे, चाहे वो अमेरिका खुद क्यों ना हो, चाइना खुद क्यों ना हो, भले ही रिश्ते सुधारने की कोशिश चाइना ने बीते कुछ समय में की हो। ठीक है, मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा, लेकिन दीप्ति मैम ने जो क्वेश्चन उठाया था मैं उसका आंसर पहले करता चल रहा हूँ। दीप्ति मैम का प्रश्न था कि भारत भविष्य में ऐसा नहीं बनेगा। उसके पीछे का मेरा केवल तर्क ऐसा है कि कभी उपनिवेशवाद हुआ करता था जब सेना को भेजकर आप पर शासन किया जाता था। आज नव उपनिवेशवाद है, नियो कॉलोनियलिज्म, जिसमें वेनेजुएला पर एक बार एक सत्ताधारी आदमी आता है, उठाकर उसके राष्ट्रपति को ले जाता है और ये कहता है कि आज से एक्टिंग प्रेसिडेंट मैं हूं। आज का उनका अपना स्टेटस यही है। रही सेकंड बात कि आप कभी भी उपनिवेश तब बनते हैं जब आप अपनी सारी शक्तियों को समर्पित कर देते हैं।